एक युवक घर लौटता है और लिविंग रूम में कालीन पर अपना शेफ पाता है। उसके बगल में एक लिफाफा पड़ा है जिस पर लिखा है, मुझे देखो। शुरुआती आश्चर्य की जगह जिज्ञासा ने ले ली, क्योंकि एलेक्स को लिफाफे में एक फ्लैश ड्राइव मिली जिसे उसने तुरंत अपने कंप्यूटर में प्लग किया और स्क्रीन पर सिर्फ खुद को देखा। दूसरे एलेक्स ने खुद को आश्वस्त किया कि वह नशे में नहीं है और पागल नहीं हुआ है और ध्यान से सुनने की सलाह देता है। इस प्रकार ये सब काले कपड़ों में उसके घर आने वाले लोगों से शुरू हुआ। रेबेका एडवांस टेक्नोलॉजीज के एक निजी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की कर्मचारी है जो यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ सहयोग करती है। उसके पास एलेक्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव है, लेकिन पहले एलेक्स को गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके लिए रेबेका एक बड़ी राशि का चेक पेश करती है। कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद एलेक्स को एक अमेरिकी अपंजीकृत उपग्रह की कहानी पता चलती है जिसे यूएसए ने लॉन्च नहीं किया था, जो कि आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। उपग्रह कथित तौर पर भविष्य से है और इसमें एक कोडित संदेश है कि अगर एलेक्स सहमत होता है तो उसे सोने के लिए रखा जाएगा और प्रयोगशाला में पहुंचाया जाएगा। संस्थान को पता है कि वह व्यावहारिक रूप से दिवालिया है और अपने माता पिता से विरासत में मिले घर में रहता है। अपने इरादों की गंभीरता को साबित करने के लिए रेबेका तुरंत एलेक्स के खाते में एक बड़ी राशि ट्रांसफर करती है, जो उसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करती है। अगले दिन उसे एक कार में बिठाया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद वह सो जाता है और एक बंद गुप्त स्थान पर ही उसे होश आता है। रेबेका उसे प्रयोगशाला दिखाती है जहां उपग्रह पहले से ही स्थित है और वह व्यक्ति कार्य को हल करना शुरू कर देता है। 5 सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। रेबेका एलेक्स को एक दिन की छुट्टी लेने का सुझाव देती है, लेकिन उस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता नहीं है। एक दिन उसे एक दृष्टि दिखाई देती है जिसमें एक युवती उसी कार्य को डिकोड करती है। उसके बाद एलेक्स की नाक से खून बहने लगता है। बाद में उसे बिस्तर के फ्रेम पर इस महिला का नाम लिखा हुआ मिलता है। जल्द ही एलेक्स कोड के एक हिस्से को डिक्रिप्ट करने में सफल हो जाता है, जिसमें एक अज्ञात डिवाइस के चित्र होते हैं। रेबेका उसके काम के खत्म होने की घोषणा करती है और उसे बताती है कि उसे घर ले जाया जाएगा। एलेक्स घर पर होश में आता है। देर रात उसे बीमार महसूस होता है, जिसका कारण वह थकान और तनाव को मानता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अस्वस्थता बढ़ गई और उसे लगातार मतिभ्रम होने लगा। और एक दिन 2 अजीब दिखने वाले आदमी उसके घर की दहलीज पर दिखाई देते हैं। जानना चाहते हैं कि उसने कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए क्यों सहमति दी। एलेक्स समझ नहीं पाता, क्योंकि डिक्रिप्शन सिर्फ उसका काम है जिसके लिए उसे अच्छी तनख्वाह मिलती है। वे लोग नैतिकता के बारे में सवालों के साथ एलेक्स पर दबाव डालना जारी रखते हैं। क्या उसे अपने काम के परिणामों से परेशानी नहीं है, क्योंकि डिक्रिप्ट किए गए चित्रों से बनाया जाने वाला उपकरण दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार होगा। एलेक्स का सिर दर्द करने लगता है और वह उन लोगों से जाने के लिए कहता है। वे उत्तरों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं। एलेक्स तुरंत बेहतर महसूस करता है और कंप्यूटर पर बैठ जाता है। लेकिन उसी समय रेबेका की ओर से एक कॉल आती है जो उसे हस्ताक्षरित गैर प्रकटीकरण समझौतों की याद दिलाती है। क्रोधित एलेक्स को एहसास होता है कि संस्थान उसे देख रहा है, और जब वह फिर से अपने घर में कंप्यूटर पर बैठता है तो रोशनी चली जाती है। एलेक्स बाहर जाता है और अचानक उन 2 लोगों में से एक को देखता है जो विपरीत दिशा में सवाल लेकर उसके पास आए थे, सड़क के किनारे। लेकिन आदमी का शरीर उसकी आंखों के सामने बढ़ने लगता है। भयभीत एलेक्स घर भागता है और खिड़की से बाहर देखता है कि विशालकाय का हाथ उसकी खिड़की की ओर बढ़ रहा है। एलेक्स अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और सुबह होती है, जो पहुंच चुकी है, एलेक्स को काम पर पाती है। वह समझाने की कोशिश करता है कि मानवता 2 आयामी अंतरिक्ष में रहती है और उसके हाल के मेहमान एक अत्यधिक विकसित सभ्यता है जो न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी मौजूद है। वे इस कमरे में हो सकते हैं, लेकिन पहले या बाद में, और वे किसी तरह की खिड़की से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है समय के भीतर। एलेक्स रेबेका को उस उपकरण के खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है जिसे वे बना रहे हैं, जिससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। फिर महिला उसे बताती है कि वह उसकी बीमारी के बारे में जानती है, एक ब्रेन ट्यूमर। लड़का उस संस्थान को दोषी ठहराता है जिसने उसे एक रेडियोधर्मी उपग्रह वाले कमरे में रखा था, जिससे उसके मस्तिष्क में ट्यूमर विकसित हो गया, और वह उपकरण के निर्माण को रोकने पर जोर देता है। एलेक्स वर्तमान में अपने मृत शरीर को घर से बाहर खींचता है और उसे जंगल में दफना देता है। फिर कंप्यूटर पर लौटता है और अपने भविष्य के स्वयं से कहानी सुनना जारी रखता है। भविष्य में एलेक्स को पछतावा होता है कि वे उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि वह समझ गया था कि कुछ अशुभ होने वाला है। फिर उसे महिला याद आती है। वह क्रिप्टोग्राफर है। एलेक्स को उसका पता मिल जाता है, लेकिन बेत उससे बात करने से मना कर देती है। एलेक्स चिल्लाता है कि वह मर रहा है। उसके पास 6 महीने बचे हैं। उसके बाद बेत दरवाजे खोलती है और बताती है कि उसके पास 2 साल बचे हैं। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह एक हथियार था और माना जाता है कि यह चित्र भविष्य से आया था। एक और व्यक्ति है, शिफरमैन, जो कंप्यूटर के माध्यम से उससे संवाद करता है और उसे कार्य भेजता है जिसे वह हल करती है। जब वह सामान्य महसूस करती है तो बेत अस्वस्थ महसूस करने लगती है। इसलिए एक आदमी उसे बेडरूम में ले जाता है, जबकि वह नीचे जाता है जहां ऐसा लगता है जैसे वह लड़की के जीवन को आईने में देखता है। वहां वह सैन्य वर्दी में अपने प्रिय को अलविदा कह रही है। वहां उसके साथी उसे भयानक समाचार बताते हैं, और वहां वह अपने हाथ में मुट्ठी भर गोलियां लिए हुए है, इस जीवन को छोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर उसका ध्यान कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देने वाले शिफरमैन के संदेश पर जाता है।
एलेक्स जवाब देता है, लेकिन शिफरमैन को जल्दी से पता चलता है कि ये बेथ नहीं है और वह उस आदमी को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर शिफरमैन द्वारा पहले दिए गए कार्यों के साथ मुद्रित कागजों का एक पैकेट पकड़ लेता है। सुबह बेथ उसे अपने सोफे पर कागजों को एक साथ चिपकाए हुए पाती है। लड़का उसे बताता है कि ये सब एक पहेली के टुकड़े हैं जिन्हें जब एक साथ रखा जाता है तो वे उत्तर दे सकते हैं। शिफरमैन स्पष्ट रूप से संस्थान में काम नहीं करता है। एलेक्स बेथ से मौत की मशीन के निर्माण को रोकने में मदद करने के लिए कहता है। लड़की बताती है कि वह बीमार पड़ गई, विशेष रूप से उपग्रह के साथ काम करने के बाद उसे मतिभ्रम होने लगा और वह भविष्य से एक संदेश के बारे में सोचने लगी। क्या होगा अगर भेजने वाले से संपर्क करना संभव हो? उसे मृतकों की आवाजें सुनाई देने लगीं और एक दिन उसने अपनी आवाज सुनी। उसने एलियंस को भी देखा, हालांकि वह उन पर विश्वास नहीं करती और एलेक्स को जाने के लिए कहती है। एलेक्स घर जाता है जहां काले कपड़े पहने लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रेबेका उसे बेथ से फिर से मिलने का आदेश देती है और उसे बचे हुए समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने का आग्रह करती है। क्रोधित होकर वह आदमी मेहमानों को नरक में भेज देता है और घर में प्रवेश करने पर पाता है कि उसके सभी निष्कर्ष वाले कागजात गायब हो गए हैं। इस बीच बेथ को अपने घर पर एक तेज रोशनी दिखाई देती है जिसे देखकर वह बीमार महसूस करती है। महिला डर के मारे चिल्लाती है और छिपने की कोशिश करती है। एलेक्स शराब में अपने विचारों को डुबोने की कोशिश करता है जब शेफरमैन का एक संदेश उसके कंप्यूटर पर आता है। आदमी को यकीन है कि रेबेका इस उपनाम के पीछे छिपी है, लेकिन वार्ताकार इससे इनकार करता है। उस पल दरवाजे की घंटी बजती है। बेथ दहलीज पर है। यह पता चलता है कि शेफरमैन ने बेथ को यहां निर्देशित किया और उसे एक उपकरण के ब्लूप्रिंट भेजे जो तकनीक को नष्ट करने में सक्षम है। भविष्य दंपति ने एक वायरस विकसित करना शुरू कर दिया है जो कंप्यूटर के माध्यम से डिक्रिप्ट किए गए ब्लूप्रिंट से बनाई जा रही मशीन को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन अगली सुबह रेबेका एलेक्स के घर में घुस जाती है। संस्थान के प्रतिनिधियों को उनके काम के बारे में पता है और वे पहले से ही वहां जा रहे हैं। वह संस्थान के संस्थापक का नाम बताती है और जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाने का आदेश देती है। वह शेफरमैन है और उनकी मदद से डिवाइस को नष्ट करने की उम्मीद करती है। फिर कारें एलेक्स के घर के पास आती हैं। जोड़ा पीछे के निकास द्वार से भाग जाता है। रेबेका को पकड़ लिया जाता है, उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है और एक कार में फेंक दिया जाता है। इस बीच रसोई में सभी गैस बर्नर खोल दिए जाते हैं। शाम को एलेक्स और बेथ वैज्ञानिक माइल्स के पास पहुंचते हैं जो तुरंत उन दोनों को पहचान लेता है क्योंकि वह हमेशा उनके काम का अनुसरण करता रहा है। बात यह है कि यह उपग्रह अकेला नहीं था। एक और उपग्रह था जिसने लगभग 400 वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा की। जाहिर है भविष्य के अज्ञात प्राणी पृथ्वीवासियों के बड़े होने, अंतरिक्ष में उड़ने और उनके संदेश को डिक्रिप्ट करने में सक्षम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्राचीन उपग्रह में एक मशीन के ब्लूप्रिंट भी थे जिसका उद्देश्य तीसरे आयाम के भीतर मानवता के विकास को सीमित करना था। लेकिन जब माइल्स ने अपनी खोज की घोषणा की तो उसका मजाक उड़ाया गया। उसे एक ट्यूमर भी हो गया, सौभाग्य से घातक नहीं। उसे यकीन है कि एलियंस कई आयामों में मौजूद रहने में सक्षम है। इस समय को मनुष्यों की तरह रैखिक रूप में नहीं समझते हैं और दूसरा उपकरण जिसे अब संस्थान में बनाया जा रहा है संभवतः उन्हें मानवीय आयाम तक पहुंच प्रदान करेगा। अब तक वे एक वीडियो टेप देखने की तरह हैं जहां मनुष्य फिल्म के पात्र हैं। पहले उपकरण की मदद से वे ये फिल्म देख सकते हैं लेकिन जो हो रहा है उसे बदल नहीं सकते। लेकिन दूसरा मौजूदा वास्तविकता को बदलने की अनुमति देगा। माइल्स अभी इस प्रक्रिया का सार समझना शुरू कर रहा है लेकिन वह सब कुछ पूरी तरह से समझा नहीं सकता। आखिरकार एलियंस की शक्ल भी मानव मस्तिष्क द्वारा ही बनाई जाती है और वैसे वह 30 साल से भी ज्यादा समय से अपने बगीचे में रहने वाले एक विशाल एलियन के संपर्क में है जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है। माइल्स लगातार उसे देखता रहता है जिससे उसका मस्तिष्क अनुकूलित हो जाता है और वह मानव जैसा दिखने वाला असली रूप देखना शुरू कर देता है। लेकिन उसके मेहमान किसी को नहीं देखते। माइल्स को यकीन है कि उनके सिर में ट्यूमर एलियन की मदद है ताकि लोग उनकी वास्तविकता को समझ सकें। एलेक्स ने सुझाव दिया कि डिवाइस को हथौड़े से तोड़ दिया जाए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वे इसे संस्थान में पुनर्स्थापित नहीं करेंगे? इसलिए सर्वर पर मौजूद सभी डेटा को मिटाना होगा। हालांकि किसी को भी संस्थान का स्थान नहीं पता है, लेकिन माइल्स याद दिलाता है कि वह इसके संस्थापकों में से एक है और वह संस्थान की विस्तृत योजना के साथ एक नक्शा निकालता है। उस समय दरवाजे पर जोरदार धमाका सुनाई देता है। माइल्स उग्र एलियन को शांत करने की कोशिश करता है जबकि युगल भाग जाता है। लेक्स और बेथ सड़क पर निकल पड़ते हैं और जल्द ही संस्थान की इमारत को ढूंढ लेते हैं जहां वे एक हैच खोलते हैं जिसके माध्यम से वे अंदर घुस जाते हैं। वहां वे प्रयोगशाला को खोजने की संभावना बढ़ाने के लिए अलग हो जाते हैं। एलेक्स एक गार्ड के अजीब व्यवहार को देखता है जो लगातार पीछे की ओर लौटता है और महसूस करता है कि संस्थान के अंदर समय लूप में है। बेथ भी इस चक्र में फंस जाती है। उसे आगे बढ़ने के अपने प्रयासों की निरर्थकता का एहसास होता है। लड़की बम को सक्रिय करती है लेकिन समय चक्र के कारण वह खतरनाक जगह से बाहर नहीं निकल पाती। एलेक्स एक अंधेरे कमरे में जाता है और बम को आगे ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक एलियन उसे पकड़ लेता है और सचमुच मैनडेव को छोटे छोटे कणों में विघटित कर देता है। 1 मिनट बाद एलेक्स खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक मानव जैसा प्राणी बैठा है। एलेक्स को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन एलियन उसके विश्वास को नकारता है।
वे बस मानव रूप और समय के अपने अनुभव के बारे में उत्सुक हैं। एलियंस के लिए रैखिक समय समझ से परे और थकाऊ है, खाली विश्वासों का एक श्रम गहन चक्र। मनुष्य एक जाल में फंसे हुए हैं, लगातार एक ही चीज से गुजरने के लिए मजबूर हैं। दूसरी ओर एलियंस समय और स्थान से बाहर मौजूद है, वे हर पल में हैं। इसलिए कारण संबंध और क्रियाओं का क्रम उनके लिए यह एक रहस्य है। अगर इंसान को किसी चीज के लिए इंतजार न करना पड़े तो क्या होगा? एलेक्स को एहसास होता है कि इंसान एलियंस की शक्ल सूरत के समान हो जाएंगे, लेकिन अहंकार का परिचित व्यक्तित्व पल भर में मर जाता है। एलियन हैरान है, मौत स्वाभाविक है, लेकिन इंसान उससे छिपता है और खुद को उससे दूर रखता है। समय सब कुछ तय का है। इंसान के लिए यह देने वाला और छोड़ दोनों है। इंसान दुनिया को वैसा ही देखता है जैसा उसने कल्पना की थी, और जब प्रक्षेपण का स्रोत गायब हो जाएगा तो क्या होगा? आत्मविश्लेषण की अनंतता के साथ भी मनुष्य वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर को नहीं समझ पाएगा। प्रत्येक नए जन्म के साथ एक नई वास्तविकता आती है, इसलिए एक व्यक्ति हमेशा एक विकल्प के सामने खड़ा होता है। एलेक्स को बहुत बुरा लगता है, और फिर एलियन उस पल में लौटने की पेशकश करता है जब वह आदमी बीमार नहीं हुआ था। अब उसके पास जो जानकारी है उसके साथ एलेक्स फैसला करता है कि वह संस्थान में काम करने नहीं जाता और यह सब बंद कर देता। एलियन हैरान है, अगर वह परिस्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है तो वह अपना व्यवहार क्यों बदलेगा? और फिर एलेक्स स्वीकार करता है, लोग ये नहीं चुनते कि क्या होगा। ह्यूमनॉइड जोड़ देता है, क्या अतीत में उसकी वापसी से कोई फर्क पड़ेगा? क्या कुछ बदल सकता है? और तुरंत वह आदमी खुद को अपने घर में पाता है, कंप्यूटर के सामने। वह इस फ्लैश ड्राइव को रिकॉर्ड करता है, यह महसूस करते हुए कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। दुनिया कल गायब हो सकती है, लेकिन यह कोई खबर नहीं है। सब कुछ पहले ही हो चुका है, सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वह फ्लैश ड्राइव को एक लिफाफे में रखता है और फर्श पर गिर जाता है। फ्लैश ड्राइव पर आखिरी शब्द अतीत में एलेक्स के बारे में है, बेत को चेतावनी, और वह लड़की के घर चला जाता है, जबकि भविष्य से एलेक्स अपने आखिरी शब्दों में सब कुछ भूल कर जीने के लिए कहता है। एक दिलचस्प फिल्म जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, क्या होगा अगर समय की अवधारणा वास्तव में मौजूद नहीं है और हम केवल यहीं और अभी एक ही पल में जीते हैं? हमें किसने यह विश्वास दिलाया कि भूत और भविष्य होता है? और क्या यह सच है कि एक व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करता है, यह नहीं सोचता कि उसके विचार और कार्य उसके भविष्य को कैसे बदल सकते हैं? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में लिखें।